एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मृदुत्पल नीलोरम गुप्त आपको फिर से हिंदी का सेक्शन आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। आपको याद होगा कि मैंने जो पिछला वीडियो हिंदी का दिया था उसमें मैं अव्ययी भाव समास शुरू कर दिया था और उस पर परिभाषा पर ला करके मैं छोड़ा था। मगर हम थोड़ा सा जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए एक लाइन में रिपीट करना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या बनाया, उसका सारांश क्या था कि समास किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। मगर जब वो मिल रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा पारस्परिक संबंध बताने वाला शब्द होता है, कोई प्रत्यय होता है या कोई भी योजक शब्द होता है, उसका विलोप कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। समास के भेद पर हमने चर्चा की थी, कहा था कि मुख्यतया हिंदी में 6 भेद होते हैं और उन 6 भेदों को मैंने पॉइंट आउट भी किया था और उसमें से एक मैंने उठाया था अव्ययी भाव समास। मगर जब आपको मैं बताया कि समास के 6 भेद होते हैं, उसके पहले आपके ऊपर ये जरूर दिखाया होगा कि समास 4 भेद होते हैं और 4 से मैं आपको 6 पर ले गया होऊंगा। ये जो 4 भेद मुख्यतः बनाए गए हैं वो पद की प्रधानता के आधार पर बनाए गए हैं। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। अब पहले ये जान लेते हैं कि पद की प्रधानता का मतलब क्या हुआ या किसी समास में कुल कितने पद होते हैं। याद आ रहा होगा आपको पुराना एग्जाम्पल कि मैंने लिया था राजपुत्र और इसके बाद इसको तोड़ा था, इसका विग्रह भी किया था राजा का पुत्र। तो आपने साफ साफ देखा कि यहाँ पर 2 पद हैं और दोनों पद मिल करके राजपुत्र बना रहे हैं। तो इन दोनों पदों में जो पहला वाला पद होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा राजा, इसमें देखना चाहेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो पहला पद होता है चूंकि पहले आ रहा है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? पूर्व पद रखा जाता है, ठीक है। और जो बाद में पद आ रहा है ये पुत्र, यहां भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो बाद वाला पद क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। और जब यही पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलता है और अपने बीच के पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों का लोप कर देता है तो आपको राजपुत्र मिलता है और यह राजपुत्र समेकित हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके बनाया गया है। इसलिए इस पूरे के पूरे का नाम हम लोग देते हैं सामासिक पद। क्या देते हैं? सामासिक, या कहीं कहीं आप देखते होंगे इसी को समस्त पद भी कहा जाता है। यानी कि एक निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलता है तो समस्त पद या सामासिक पद बनता है। तो ऐसे भी एक सामान्य सा डेफिनेशन आप बना दिए कि पूर्व पद उत्तर पद का मिलन और मिलकर सामासिक पद का निर्माण ही समास कहलाता है। या विग्रह की अगर आप बात करेंगे तो कह सकते हैं सामासिक या समस्त पद का उसके पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्त करने की प्रक्रिया ही विग्रह कहलाती है। यानी कि जब आप विभक्त करेंगे तो जो ये बीच में लोप हुआ था वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं समास विग्रह। ये पद जानना आपका जरूरी था जो कि पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। इस वीडियो में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि इसी पद की कुछ प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब आप समझते होंगे क्या कि कौन सा पद जो है प्रधान है, मुखिया है ना। तो उस पद की प्रधानता के ही आधार पर 4 भेद समास में हम लोगों ने किए थे। और आपको बताऊं तो पहला था आपका अव्ययी भाव, दूसरा था आपका तत्पुरुष, और मैंने कहा था कि इसी तत्पुरुष के अंतर्गत ही आपके कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था बहुव्रीहि और चौथे नंबर पे लिखा था द्वंद्व समास। अब देखिए पद की प्रधानता के आधार पर अभी मैं थोड़ा सा इसको फैक्चुअली बता रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट में अंदर जाएंगे जब हम लोग अलग अलग बात करेंगे, अभी मैं इस पर पहुंचा ही नहीं हूं। अव्ययी भाव की अगर हम बात करें तो कहा जाता है इसमें जो किस पद की प्रधानता रहती है तो कहा जाता है पूर्व पद की प्रधानता होती है। एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहेगा निम्नलिखित में से किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन में आपको टिक करना होगा अव्ययी भाव में। उल्टा पूछेगा कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है तो आपको टिक करना होगा पूर्व पद प्रधान होता है। अब पूर्व पद प्रधान होता है ये आप किताबों में पढ़ते हैं,
रटे भी रहते हैं बहुत लोग। अगर पूछो कौन सा पद प्रधान है, बोल देंगे तुरंत पूर्व पद। मगर उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पूर्व पद प्रधानता है पूर्व पद की, इसका अर्थ क्या है, समझ क्या रहे हैं आप इसको, तो शायद हमें नहीं लगता है कि 100% में से आपको 10% ही ऐसे होंगे जो इसका सही जवाब, संतुष्ट करने वाला जवाब दे सकेंगे। बाकी 90% केवल इसे पढ़े रहते हैं, समझे नहीं रहते हैं, रटे मात्र रहते हैं। तो ऐसे तो आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेंगे निश्चित रूप से, मगर तभी जब आपका पेपर जो होगा वैकल्पिक होगा। मगर जैसे ही आप लिखित परीक्षा में जाएंगे, ये भी नहीं पता है कि पीआरटी का पेपर किस फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल या किसी साक्षात्कार में बैठेंगे, तो उस स्थिति में वहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ दिया, या कभी आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा आपसे पूछ दिया कि पूर्व पद की प्रधानता का मतलब क्या होता है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे, ये आपको समझना है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा, मगर थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए हम बस इतना जानते हैं, अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। अच्छा, अब क्योंकि ये इसी के भेद हैं, इसीलिए इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता और इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। देखिए, रटने वाली बात होगी, आप जो है पहले रटते थे कि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में उत्तर पद की प्रधानता होती है, मगर यहाँ पर क्यों होती है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। अब आते हैं बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में कहा जाता है ना इसमें पूर्व होता है ना उत्तर होता है, इसमें कोई तीसरा यानी कि अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। और द्वंद्व कहता है, द्वंद्व का मतलब ये दिख रहा है, द्व माने दो, इसका मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पद प्रधान, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। तो ये जो मैं आपके सामने इतना बड़ा बॉक्स में ये क्रिएट किया हूँ, हमें लगता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो हिंदी के, तो वहाँ पर ये पद की प्रधानता से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समास में कौन सा वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो इससे सवाल सीधा बन सकता है। अभी हम इसके कॉन्सेप्चुअल पे नहीं गए हैं कि क्या है ये, क्या लिख दिया है मैंने, ये समझाया नहीं है, बस यूं ही लिख दिया है। ठीक, अब समझने की बात करें तो हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास पर। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके नाम से ही स्पष्ट है अव्यय होने का भाव। अगर किसी शब्द में आप अव्यय होने का भाव प्रकट कर दें तो तत्काल वो एग्जाम्पल अव्ययी भाव का हो जाता है। अब समझने वाली बात ये थी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको अव्ययी भाव का दिया था पिछले टर्न पर। तो अव्यय होने का भाव स्पष्ट करने का मतलब क्या हुआ? वह शब्द जो पहले अव्यय न रहा हो, आप कुछ भी ऐसा करके उसमें उसे अव्यय क्या करें? बना दें, यही काम हुआ। अब सवाल उठता है कोई ऐसा शब्द जो अव्यय न रहा हो, उसको अव्यय कैसे बनाया जाए? जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया, समझिएगा, पहले समझना है आपको अव्ययी भाव। अगर आप समझ जाएंगे तो उसके सारे एग्जांपल भी आप समझ लेंगे। मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो एग्जांपल आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल आपको कराएंगे और वो आप बैठ के रटते हैं। तो रटे ना, आप पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि क्या है अव्ययी भाव, फिर एग्जाम्पल से आप दो हाथ आसानी से स्वयं कर सकते हैं, मेरी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अव्ययी भाव का मैं एक एग्जाम्पल लेने के लिए कोई ऐसा शब्द उठा रहा हूँ जो शब्द जो है अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है तो क्या होगा? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, अव्यय नहीं होगा वो बस। जैसे मान लीजिए अगर मैं उठा लिया दिन, आप कहेंगे कि दिन क्या है? तो आप कहेंगे दिन जो है एक अव्यय नहीं है, संज्ञा मान सकते हैं। दिवस संज्ञा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसको अव्यय बनाना है, यानी कि यह अव्यय नहीं है और इसमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें अव्यय होने का भाव प्रकट हो जाए। ठीक, तो अव्यय होने का भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए क्या करना है जरा देखो। मैं आपको बताया था, आप बताएं क्या, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है दैनिक जीवन में कि अगर आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अगर आपका संगत किसी बुरे व्यक्ति से करा दिया जाए तो क्या होगा? दो ही कंडीशन है, या तो वह बुरा व्यक्ति आपको बुरा बना देगा या तो वह अच्छा व्यक्ति उस बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाएगा, मतलब प्रभाव जरूर डालेगा। तो यहाँ पर भी अगर ये अव्यय नहीं है और इसको अव्यय बनाना है, इसका मतलब इसका संगत किससे करा दीजिए? किसी अव्यय से करा दीजिए। जब ये किसी अव्यय के साथ जुड़ेगा तो या तो वो उस अव्यय को संज्ञा बना देगा और या तो वह अव्यय इसको अव्यय बना देगा, यही दो कंडीशन है। तो अब सवाल उठता है कि नहीं, हमें जो भी यहाँ पर शब्द लाना है उसमें इतना पावर, इतना दम होना चाहिए कि वो इसको अव्यय बना दे, ये उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ लौटेंगे अव्ययी भाव के पहले वाले लाइन पर। मैंने लिखा है कि अव्ययी भाव में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, मुखिया होता है, बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। आप ऐसा ही समझेंगे कि पूर्व पद बलवान होता है
उसी की चलेगी। प्रधान माने क्या होता है, गांव का प्रधान आप देखेंगे, गांव का प्रधान क्या होता है, पूरे गांव का वो संचालन करता है, पूरे गांव में हेड माना जाता है, सबका लगाम उसके हाथ में होता है। तो यहां पे भी अव्ययी भाव में कहा गया कि जो भी पूर्व पद में शब्द आएगा उसी के हाथ में लगाम है ना। तो यहां पर ये अगर मान लीजिए हम कह दें कौन सा पद है, ये पूर्व पद है कि उत्तर पद है, तो आप कहेंगे अभी तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। अगर इसके आगे किसी को लिख देंगे तो ये उत्तर पद बन जाएगा, और अगर इसके पीछे किसी को लिख देंगे तो यही पूर्व पद बन जाएगा। तो हमको पूर्व पद को बलिष्ठ बनाना है, तो इसलिए माना कि मैं इसके पहले एक अव्यय लिख दिया प्रति। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आप पहली बार इसे समझ रहे होंगे, दावा है कि पहली बार समझ रहे होंगे, शायद की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी किताब में भी इसको नहीं पढ़े होंगे और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला होगा इससे पहले जो आपको इस तरह समझाएगा। बड़ाई नहीं है, मैं इसे दावे के साथ कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्रति आ गया, इस दिन के आगे आ गया, तो ये दिन संज्ञा था, प्रति क्या है, ये अव्यय है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ये अव्यय है, ये क्या है, संज्ञा है। अब आपने कहा कि जब ये अव्यय से इसकी संगत हो गई तो ये अव्यय के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि इस संज्ञा को वो किस में कन्वर्ट कर दे, अव्यय में कन्वर्ट कर दे। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हमने जानबूझ के इस अव्यय को कहाँ दिया जगह, तो पूर्व पद में दिया। क्यों दिया, क्योंकि पूर्व पद अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रधान होता है। और अगर यहाँ पर प्रति और दिन में ये प्रधान होगा तो निश्चित रूप से इससे अधिक बलवान होगा, और अगर ये इससे अधिक बलवान है तो ये क्या करेगा, इसको अपने हिसाब से डील करेगा। और ये क्या थे, संज्ञा थे, और जैसे ही ये पूर्व पद में आया, शक्ति प्राप्त हो गई, इसको प्रधानता हो गई इसकी, तो ये तुरंत कहेगा कि अब तुमको संज्ञा नहीं रहने देंगे, तुमको क्या बनना है, अव्यय बन जाना है। और अगर इसी प्रति को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए मैं पीछे लिख देता, तो ये पूर्व पद में नहीं रह जाता। अब कौन बलिष्ठ हो जाता, दिन बलिष्ठ हो जाता। क्यों, क्योंकि वो पूर्व पद में आया हुआ है। तो कहता हम संज्ञा हैं तो तुमको भी क्या होना पड़ेगा, संज्ञा होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आप पूरे शब्द को अव्यय बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। और अव्ययी भाव क्या कहता है कि ऐसा कुछ करो कि उसमें अव्यय होने का भाव आ जाए, वो शब्द अव्यय न रहे फिर भी वो अव्यय बन जाए। तो उस स्थिति में आपने देखा कि दिन संज्ञा था और हमें इसमें ऐसा कुछ करना था कि ये क्या बन जाए, अव्यय बन जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें प्रति आगे पूर्व पद में लगा दिया, और प्रति एक अव्यय था और यह पूर्व पद में आते ही बलिष्ठ हो गया। और इसने क्या किया, तत्काल इस दिन को भी संज्ञा नहीं रहने दिया और क्या बना दिया, अव्यय। और इस प्रकार ये पूरा जो शब्द क्रिएट हुआ प्रतिदिन, ये क्या बन गया, अव्यय की भांति, अव्यय बनकर ये क्रिया विशेषण की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या बन जाता है, ये क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब ये अपना प्रॉपर्टी भूल गया कि हम संज्ञा भी हुआ करते थे। जैसे ये प्रतिदिन बना तो ये पूरा सामासिक पद और समस्त पद किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक अव्यय की तरह या क्रिया विशेषण की तरह जो है बिहेव करने लगा। यानी कि इसने क्या किया, प्रति ने क्या किया, इसको अपने रंग में रंग लिया। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दिन में हमने अव्यय होने का भाव प्रकट कर दिया जबकि वो अव्यय नहीं था। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, अव्ययी भाव समास का। यानी कि ये प्रक्रिया जहां जहां होगी वहां वहां आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। अब आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रधानता का मतलब क्या होता है, क्यों अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। बस इसीलिए प्रधान मतलब बलिष्ठ, वो अपने तरह से उत्तर पद को डील करेगा, समस्त पद को डील करेगा। और यह तुरंत इसको क्या किया, अव्यय समझा और पूरे पद को क्या बना दिया, अव्यय बना दिया। यानी कि सारा गवर्नमेंट किसके हाथ में दिख रहा है आपको, इसके कि इसके, चल किसकी रही है, प्रति की चल रही है। तो इसलिए आप कहेंगे कि प्रति यहाँ क्या है, बलिष्ठ है, पूर्व पद में है, प्रधान है। और प्रधान इसीलिए क्योंकि ये पूर्व पद में, अगर ये पूर्व पद में नहीं होता तो ये प्रधानता इसकी नहीं रह जाती। तो ये अव्ययी भाव का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन पर आते हैं अब, किताबी डेफिनेशन पर। इसी को किताब से जोड़ दिया गया, जो हमने किताब की बातें थी उसी को व्यावहारिक समझाया है। किताबों में जो सीधे लिखा रहता है वो यही कि अव्ययी भाव वह समास होता है जिसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है और अव्यय होता है। यही बोलते हैं, किताब में लिखा रहता है कि किसी भी अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद अव्यय, निश्चित रूप से अव्यय रहेगा तभी वो उसको अव्यय बनाएगा, पूर्व पद अव्यय और साथ ही साथ पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमें लगता है अब आप ये किताब वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे कि हाँ आखिर ये पूर्व पद अव्यय ही क्यों होता है, कोई कुछ और क्यों नहीं हो सकता। क्यों, आप आराम समझ जा रहे होंगे, क्योंकि बगल वाले को उसे अव्यय बनाना है। और क्यों पूर्व ही पद प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व पद प्रधान नहीं रहता तो अव्यय बलिष्ठ नहीं होता और वो बगल वाले को अव्यय बना नहीं पाता। तो आप अब ये किताबी डेफिनेशन, मैंने इसलिए शुरू में ही दावा किया था
कि आप शायद मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरे मुंह से ही पहली बार आप अगर सुन रहे होंगे कि अव्ययी भाव को मैंने एक नए अप्रोच के साथ वहाँ पर पहुँचाया है, जहाँ पर किताब में आप डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, वो भी बिना समझे। तो आइंदा अगर आपसे कोई अव्ययी भाव पूछे तो आप यूं ही उसको इस कदर समझाइए। ये एक प्रभावी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अव्ययी भाव को आपने सामने वाले को परोस दिया है। अब आते हैं अव्ययी भाव के ढेर सारे एग्जाम्पल पर, हम भी चर्चा करते हैं जैसे लोग करते हैं। माना कि हम इसे मिटा देते हैं, ये वाला, ये आप नोट कर लिए होंगे, अव्ययी भाव केवल रहने देते हैं। तो मान लीजिए अव्ययी भाव के एग्जाम्पल पर आते हैं। अव्ययी भाव के ढेर सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे ये प्रतिदिन भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया? दिन दिन, है ना, हर दिन। तो इसका विग्रह क्या हो जाता है? दिन दिन। अब प्रति वाला बहुत हमें लगता है आप शब्द सुने होंगे, प्रत्येक भी सुने होंगे। प्रत्येक में देखिए क्या है, संधि भी है और समास भी है। प्रत्येक को अगर आप तोड़ेंगे यहाँ से तो निकलेगा प्रतिधन एक। ये आपका समास के साथ साथ क्या है? संधि भी है। प्रति और एक आपस में जुड़ रहा है तो क्या हो गया? ये प्रत्येक बना। यहाँ संधि भी था और प्रति आया हुआ है, अव्यय है, और अव्यय जुड़ रहा है तो ये अव्ययी भाव भी क्रिएट कर रहा है। इसका विग्रह आप क्या लिख सकते हैं? प्रति एक या हर एक, यही आप कहते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी प्रति वाला 2 एग्जाम्पल ले लिए, और कोई अव्यय उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लें यथा। यथा भी एक अव्यय है ना। शक्ति क्या है? संज्ञा है, जोड़ दिए। ये अव्यय था, संज्ञा था, जैसे ही आपस में जुड़े दोनों क्या बन गए? संपूर्ण अव्यय बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रधान है, इसकी चलती है, तो इसने इसको क्या किया? अव्यय बना दिया। और यथा शक्ति का मतलब आप जानते होंगे, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं यथाशक्ति। अब यथा से बहुत आप बना सकते हैं, यथा समय भी बना सकते हैं। यथा समय बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे। यथा दृष्टि सुनते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसे ही लोगों आपको सृष्टि नजर आएगी, है ना। तो ये जितना भी आप बोल रहे हैं ये सब यथा वाले एग्जाम्पल। इसका क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। वो तो हमें लगता है आप बना लेंगे, दृष्टि के अनुसार। ठीक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि सुने होंगे आप। दृष्टि के अनुसार ही आपको सृष्टि दिखाई देती है। जैसा आपका दृष्टि है वैसे ही आपको संसार नजर आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हो रहे हैं वो क्या है? अव्ययी भाव के। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अव्यय में उपसर्ग भी आ सकता है। आ उपसर्ग है, जन्म के आगे लगा दिया तो क्या बन गया? आजन्म। आजन्म मतलब क्या हो गया? आजन्म, जन्म से। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? जन्म से। आमरण, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थोड़े कठिन एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया जाए आजान बाहु, हमें लगता है ये तो एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको मैंने क्लास में बताया था और ये आपके यूपी टेट के पेपर में फंस भी गया था। कौन सा चीज़ फंसा था आपको याद आ रहा होगा अगर आप संस्कृत के होंगे तब, कि जानू का मतलब उसमें पूछा था क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जानू माने घुटना होता है। यानी कि आजानुबाहु कहते किसे हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बाहु माने भुजा है वो कहाँ तक जाती है? घुटने तक जाती है। जब वो हाथ सीधा करते हैं तो कहाँ तक हाथ जाता है? घुटने तक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए विष्णु भगवान को कहा जाता है आजानुबाहु। देखिए एक सामान्य इंसान, जैसे मान ली मैं सामान्य हूँ, तो हम लोग हाथ रखेंगे तो घुटने तक नहीं पहुँच रहा है ना, मगर जब विष्णु भगवान हाथ नीचे करते हैं तो उनका हाथ घुटने तक पहुँच जाता है। उनके हाथ लंबे होते हैं, इसलिए उनका पर्याय शब्द होता है आजानुबाहु। और ये आ क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, जिसके कारण ये किसका एग्जाम्पल बन गया? तो ये अव्ययी भाव का एग्जाम्पल बना। आजानुबाहु का मतलब हो गया जिसकी भुजा कहाँ तक पहुँचे? घुटने तक पहुँचे, है ना। तो उसको इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल पढ़ते होंगे, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, पाद माने क्या होता है? पैर, चरण। मस्तक माने क्या होता है? मस्तक माने आप जानते हैं सिर, यानी कि सिर से पैर तक। ये क्या हो जाएगा? सिर से पैर तक, ये हो गया आपाद मस्तक। तो इस तरह से अव्ययी भाव के अब थोड़े से, ये सब तो जैसे लग रहा होगा थोड़े क्लिष्ट एग्जाम्पल हैं, एकदम थोड़े से सरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेशक, बेशक, बेलगाम, बेलगाम। ये बे क्या है? उर्दू वाला उपसर्ग है, आपको पता है। बेशक माने बिना शक के, क्या हो जाएगा? बिना शक के। अब क्या इस तरह के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो पकड़ नहीं लेंगे? बिना लगाम के,
ये क्या हो गया, बिना लगाम के। ये क्या है, इसका विग्रह है। तो मैंने आपको याद भी दिलाया है कि अब विग्रह ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछला सीटेट का पेपर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि हिमालय से पूरा का पूरा पद्यांश दिया था और नीचे पूछा था कि नगपति का विग्रह होगा। तो नगपति और नीचे पूरा नगपति का बार बार समास लिख रहा था और उसका विग्रह लिख रहा था। तो पेपर को अगर कठिन बनाना होगा थोड़ा सा भी, तो वह बार बार आपको विग्रह पूछेगा। समास तो पूछने का ट्रेंड अब पुराना हो चुका है, वो पेपर को लोअर बनाता है। ठीक, इसके अलावा और एग्जाम्पल लें, भरपेट। भरपेट माने क्या होगा, पेट भर के, ठीक है, पेट भर खाते हैं जब आप। अच्छा, इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं आप, तो आप ले सकते हैं अकारण। अकारण माने बिना कारण के, है ना। तो ये प्रतिक्षण, प्रति वाले वैसे तो एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, तो आप बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। हाथों हाथ भी बोलते हैं, हाथों हाथ भी जो है आपका अव्ययी भाव का ही एग्जाम्पल होगा। तो हमें लगता है कि आप अव्ययी भाव के एग्जाम्पल को अच्छे से समझे होंगे। उससे ज़्यादा अच्छे से आप समझे होंगे कि अव्ययी भाव किसे कहते हैं, क्यों इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, क्यों इसका नाम अव्ययी भाव ही रखा गया, और इसके एग्जाम्पल मैंने ढेर सारे आपको बताए हैं। फिर भी ये एग्जाम्पल अभी पर्याप्त नहीं है। आप अब अपने ओर से सेल्फ खोजिएगा, अव्ययी भाव के ढेर सारे एग्जाम्पल देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या आप अव्ययी भाव के एग्जाम्पल को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। तो हम लोग अगले वीडियो में जब आएंगे तो तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप हमारे लिब्रस के कमेंट ग्रुप में बता सकते हैं। धन्यवाद।